Hello students, today I will discuss on a topic transformer. यह ऐसी चैप्टर दैट इज अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम लोग ट्रांसफार्मर पर, जैसा कि सीबीएसई के सिलेबस पर है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इट्स प्रिंसिपल, इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स वर्किंग एंड एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। और जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं दो तरह से मैंने बनाया है, ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। और आपको मैं थोड़ा बेसिक चीज़ पहले बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। चलिए इस बोर्ड पर हम लोग समझेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो आप एक कॉइल लीजिए इस तरह से और ऐसे करके, और एक और कॉइल आप इस तरह से साइड में रख सकते हैं। अब क्या होगा, एक वाले को आप प्राइमरी कॉइल कहिए, सेकेंड वाले को आप सेकेंडरी कॉइल कहिए। प्राइमरी कॉइल से आपको एसी सोर्स सप्लाई करना है और सेकेंडरी कॉइल को आप ऐसे ओपन रखिए, और यहाँ पर आपको जो मन हो उस डिवाइस को आप लगा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो स्टार्ट होता है यहाँ पर, और ये घूम करके इससे भी होकर के ऐसे पास होता है। और हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह इस वाले पार्ट से भी इस राइट वाले साइड से पास होता है। और जो कि कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इट मीन्स ईएमएफ यहाँ इस वाले पार्ट में बन रहा है और बनेगा। ठीक है ना। तो यही हमें डिस्कस करना है। अब जो भी टेक्निकल बातें हैं कि कैसे इस राइट वाली साइड का ईएमएफ को बढ़ाना है या घटाना है, वो हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्योरी पर समझेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो आप देख पा रहे हैं दो इंडक्टर लगे होते हैं। एक इंडक्टर एसी सोर्स से जुड़ा होता है और जहाँ से करंट की सप्लाई होती है, जिस और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। और एसी है तो इनका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, और ये अपने बगल में पड़ोस में जो भी कॉइल है उसको भी यह शेयर करती है। और ट्रांसफार्मर में तो सॉफ्ट आयरन लगा दिए जाते हैं, जिससे और आसानी से इस वाले सेकेंडरी कॉइल में भी फील्ड लाइंस आसानी से पहुंच जाते हैं। और change in magnetic flux, which is the region for induction of EMF। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब मैं इस ट्रांसफार्मर पर डिस्कशन करता हूँ। आप देख पा रहे हैं इस तरह का एक प्लेट लगा हुआ है। कई सारे प्लेट इस तरह से लगे होते हैं। इनके पीछे का जो रीजन है वो डिस्कशन हम पर लाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे ऐसे समझिए कि ये सॉफ्ट आयरन का इस तरह से बना हुआ है, और एक एंड पर कॉयल का कुछ ट्विस्ट है। ये आप 3 टर्न देख पा रहे हैं, और राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 टर्न अप्रोक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि नीचे वाला आप देख पाएंगे तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्न्स हैं वो राइट के कंपेयर में ज़्यादा हैं। तो इनका कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजन है, इसे मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि एंड जब पहुंच जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। फिलहाल आपको जो देख पा रहे हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है। तो इस तरह के जब आप स्टेप अप से आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ इंक्रीज है, अप होने वाला है, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब आपको, यस राइट, जब वोल्टेज को बढ़ाना है, या एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो गिवन वोल्टेज को उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर सकता है, और यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो गिवन वोल्टेज जो अपने सोर्स से मिला है उसके वोल्टेज को ये कम कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों देखा कि एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जब घटा सकता है तो उसे हम लोग स्टेप डाउन कहते हैं, और जब ये बढ़ा सकता है तब इसे हम लोग स्टेप अप कहते हैं। ठीक है। दोनों डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने यहाँ पर इसके जो प्लेट्स को सेपरेटली इसमें नहीं दिखलाया है, लेकिन यहाँ पर दिखलाया है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ एडी करेंट्स बनने शुरू होते हैं, और उन सबको कम करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाता है। आइए हम लोग पहले स्टेप पर आते हैं। ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन पर, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन एसी,
that is alternating current at low voltage into that at high voltage and vice versa। जैसा कि फिगर में मैंने अभी बतलाया कि किसी एसी जो कि लो वोल्टेज में है उसे ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, और वाइस वर्सा का मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में भी ला सकता है। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। अब इसके प्रिंसिपल पर आते हैं। तो हमने अभी बताया इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होती है, दो तरह के कॉइल होते हैं जिसका डिस्कशन मैंने दिया। एक कॉइल में सोर्स होता है, दूसरे कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कराया जाता है। कंस्ट्रक्शन पर a transformer essentially consists of two coils of insulated copper wire having different numbers of turns and wound on the same soft iron core। आप सीधे देखिए, सेम आयरन कोर है और डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स हैं। स्टेप अप में भी और स्टेप डाउन में भी डिफरेंट टर्न्स है। अगर सेम टर्न्स होगा तो ईएमएफ सेम होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। हमें तो वोल्टेज बढ़ाना है या घटाना है फिलहाल यहाँ पर, तो ये हमारा एम होता है। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है वर्किंग। अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉयल। अभी मैं दिखला रहा था आप लोगों को डायग्राम म्यूचुअल इंडक्शन का। अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉयल, इट जनरेट्स एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए ये सारे चीज़ एकदम स्टार्टिंग से जुटे हुए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। किसी भी कॉयल से अगर आप करंट को फ्लो कराते हैं, उसमें भी एसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा चेंजेबल होता है। ये हमेशा वेरी करता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। और इससे क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। और हमारा कॉन्सेप्ट ही है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट, जो फैराडे ने बताया था। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ, और ऐसा एसी सोर्स की वजह से होगा उस कोयल में। ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाती है इन द कोर हु आल्सो पास। अब यहाँ पर ये डिस्कशन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। एसी फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कोयल, इट जनरेट एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, कर सकती है, मैग्नेटिक चेंज है। इन द कोर विच ऑल्सो पास थ्रू द सेकेंडरी कोयल, पड़ोस में वह फील्ड लाइन्स वहाँ पर भी पहुँचती है। दिस चेंजिंग फ्लक्स सेट अप एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोयल। अब सेकेंडरी कोयल में डायरेक्टली सोर्स हो ना हो, अगर उस कोयल के एरिया से, उसके इंसाइडर एरिया से होकर के अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पास होते हैं, तो उस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे। दिस इज क्लियर। नाउ थ्योरी बहुत ही आसान है। लेट द टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी कोयल इज ओपन। अभी हमने जैसा कि मैंने डायग्राम दिखलाया, ये राइट साइड जो लोड लगा होता है, ये टर्मिनल्स अभी ओपन है, मैंने कुछ नहीं लगाया है। अदरवाइज क्या होगा कि वो यूज होगा तो फिर हम लोग इसको नहीं समझा सकेंगे और थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसको हमने अभी ओपन रखा जैसा कि डायग्राम है। अब इस पर बात करते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि जब टर्मिनल्स ओपन है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ईएमएफ, ठीक है मैं यहीं पर आता हूँ, E1 दैट इज इक्वल टू माइनस N1 d∅dt। ये फॉर्मूला कहाँ से है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ से हमें मिलते हैं N1 दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, N2 दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल, और ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉयल। d∅ मैग्नेटिक, दिस इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड dt। सो दिस इज़ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल के लिए लिखा E1 और सेकेंडरी के लिए लिखा E2, और उनका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब हम इसे कहाँ देख पा रहे हैं, तो इस डायग्राम में एक ईएमएफ जब करंट पास होगी तो ये अपने आप में भी एक ईएमएफ सेट करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, और वो इस तरह से जाकर घूम करके इससे भी पास होती है, मतलब इसको भी मिलता है। सपोज इसने E1 ईएमएफ सेट किया और इसने E2 किया। इस वाले को हमने लिखा माइनस N1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ये अलग है इसके कंपेयर में, तो माइनस N d∅dt, और इसको लिखेंगे माइनस N2, नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, d∅dt, क्योंकि जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं है, सेम फ्लक्स यहाँ से पास हो रही है और वही फ्लक्स यहाँ से भी हो रही है, तो d∅ जो हमारा फाई है वो सेम रहेगा दोनों केसेस में। अब आइए, अब सिंपल सा मैथमेटिकल वर्क करना है। 1 को 2 से डिवाइड करिए तो आपको दिखाई पड़ेगा E1/E2 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, N1/N2 d∅ और dt
सारे कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली यू कैन राइट E2/E1 दैट इज इक्वल टू N2/N1। अब देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है इसको थोड़ा सा अपने ब्रेन में लॉक करिए। बहुत आसान है, 2 2 1 1 इजी है याद करना। अब देखिए जैसा कि स्टार्टिंग में हमने इसको डिफाइन किया था कि एक ट्रांसफार्मर का काम क्या है, या किसी एसी सोर्स के वोल्टेज को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, जैसा उसके कंस्ट्रक्शन को बनाया जाता है। तो ये किन बातों पर डिपेंड करता है, वह एक्सप्रेशन अभी हमारे सामने पहुंच चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाया जाता है, और इस केस में क्या होता है, N2 इज़ ग्रेटर देन N1। इस N2 को ग्रेटर रखा जाता है N1 से, जिससे क्या होगा, E2 विल बी ग्रेटर देन E1। देखिए हमने क्या किया इस वाले में, मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म लेकर के दिखाता हूँ। चलिए एक मिनट, राइट। देखिए फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने देखा, E2/E1 दैट इज इक्वल टू N2/N1। 2 जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ फॉर सेकेंडरी कॉइल एंड 1 फॉर प्राइमरी कॉइल। हमें देखना है कि सेकेंडरी कॉइल, जनरली हम लोग सेकेंडरी कॉइल पर ही ध्यान रखते हैं। सेकेंडरी कॉइल पर हमें वोल्टेज को बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और मैं डेवलप करता हूँ। E2 दैट इज इक्वल टू E1 N2/N1। अब देखिए ये जो E1 है, ये तो हमने सोर्स की हेल्प से दिया, ये हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हैं, इस N1 और N2 को ही हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए N1, सपोज N1 का जो वैल्यू है, सपोज स्टार्टिंग में 10 टर्न्स है, 10 टर्न्स, और N2 अब देख पा रहे हैं फॉर्मूला पर, तो N2 को आप ले लीजिए सपोज दिस इज़ 20 टर्न्स, 20 टर्न्स। अब आप इस पर सोचेंगे, आपको थोड़ा सोचना है यहाँ पर कि इससे क्या होगा। देखिए जो N2 है इसका टर्न्स डबल है, जस्ट डबल है, 10 टू 20 डबल है, तो जो EMF होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग, क्या वह चेंज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सपोज E1 को मैं कुछ वैल्यू लेकर चलता हूँ, सपोज E1 इज़ ओके राइट 200 वोल्ट, तो आप इसको 200 कर दीजिए। N2 को अभी मैंने दिखाया, दिस इज़ 20 एंड N1 दैट इज़ 10। तो आप देख पा रहे हैं कि इनपुट के तौर पर हमने 200 यूज़ किया था, और जो हमारा आउटपुट है वो 400 हो गया है, 400 वोल्टेज हो गया है। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि व्हेन N2 इज़ ग्रेटर देन N1 देन द ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज। ठीक है, इसके जस्ट रिवर्स पर हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्टली चलिए अब हमें क्या करना है, तो हम लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे। इस बार आप इस वाले को आप कह दीजिए 2, और इस वाले को कह दीजिए 1। अब फिर से फॉर्मूला पर आइए, हम लोगों ने 200 वोल्ट लिया हुआ है E1, और आप यहाँ पर बैठा देंगे 200 N2 दैट इज वी आर सीइंग हेयर, हमने चेंज किया है, दिस इज 10 एंड N1 विच इज 20। सो okay, it will cancel out some zeros, and finally this is 100 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, when N1, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि which is greater, here we are seeing N2 is less than N1, N2 is less than N1, it means by changing the number of turns in the primary and secondary coil we can change the voltage with the help of transformer। और ऐसा ही टेक्निक ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। हमने यहाँ देखा कि जब N2 कम होती है तो जो भी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है वो चेंज करता है, मीन्स डिक्रीज करता है। अगर N2 कम डिक्रीज है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग EMF भी डिक्रीज करता है प्राइमरी के कंपेयर में। और जैसा कि इससे पहले मैंने दिखाया, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के अधिक होते हैं तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग
वोल्टेज भी बढ़ता है। ओके राइट। अब हम लोग एंड पर बात करेंगे इसी तरह से, व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2 देन E1 इज ग्रेटर देन E2 और वी कैन से E2 इज लेस देन E1। एक बार EMF बढ़ रहा है, एक बार EMF घट रहा है। जब स्टेप डाउन होता है तो EMF घटता है, डिक्रीज करता है। जब स्टेप अप होता है तब EMF इंक्रीज करता है। अब देखिए और क्या क्या वर्क करना है, तो हमें अब एंड पर बस इसकी एफिशिएंसी पर डिस्कशन करना है। अज्यूम द ट्रांसफार्मर इज़ आइडियल। आइडियल का मतलब होता है कि एनर्जी में लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस नहीं हो रहा है, कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में इसके लॉस पर मैं एक सेपरेट वीडियो पर डिस्कशन करूँगा। फिलहाल ध्यान रखना है कि जो भी केसेस होते हैं एनर्जी लॉस होने के, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और सारे पैमाने को लगा दिया गया है, सारे मेजर्स को, और ये कंट्रोल में है। तो इसे हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे। और आइडियल का मतलब उसमें एनर्जी का लॉस नहीं है, जितना सोर्स देगी उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें मिलेगा। अब क्या होगा कि अगर ऐसा है कि एनर्जी लॉस नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन है, देन वी कैन से इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर। जितना पावर हमने सप्लाई किया उतना ही आउटपुट पावर भी हमें मिलेगा। कब? जब ट्रांसफार्मर आइडियल है तब। अब पावर का फॉर्मूला हमें मालूम होता है ईएमएफ इनटू करंट। किसी भी सर्किट में ईएमएफ मालूम है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग करंट मालूम है, तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पावर विच इज़ ई आई। और यहाँ पर आप दो कॉइल हैं, एक को हमने 1 से नेमिंग किया और सेकंड को 2 से। प्राइमरी के लिए E1 I1 लिखेंगे इनपुट पावर, एंड फॉर आउटपुट पावर वी कैन राइट E2 I2। यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलती है E1 E2 इक्वल टू I1/I2। और आपको ऑलरेडी मालूम था पहले से, अभी हम लोगों ने देखा E2/E1 हियर दैट इज इक्वल टू N2/N1। आप इसके साथ यहाँ रिलेट कर दीजिए और आपको एक एक यहाँ पर एक रिलेशन मिल रहा है इस करंट के साथ, कि अब करंट के साथ नंबर ऑफ टर्न्स का क्या रिलेशन। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 2 तो ठीक है, लेकिन करंट 1 है जब EMF 2 है। इसका कहने का मतलब है वोल्टेज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी मैं कंपेयर करता हूँ किसके साथ। चलिए इस वाले को, आप EMF को भी छोड़ दीजिए। अगर आप इसकी बात करें I2, तो आपको देखिए ऐसा भी मैंने नहीं लिखा है। मैं इसको एक बार प्रयास करता हूँ कि मैं अलग से समझा दूँ। यस, I1/I2 दिस इज इक्वल टू N2/N1। ऐसा ही अभी हम लोगों ने फॉर्मूले को देखा। अब देखिए यहाँ से आप लिखिए I2/I1। चलिए हम लोग I2 फाइंड करना चाहते हैं। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी I1 इंटू N1/N2। N1/N2 करेक्ट है। अब आपको क्या लगता है, नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाइए सेकेंडरी कॉइल में तो करंट बढ़ेगा या घटेगा? तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैं अभी समझा रहा था EMF के केस में, वही चीज़। सपोज लेट I इक्वल टू 20 एम्पियर, ठीक है। और आप लीजिए N1 सपोज 10 टर्न्स एंड N2 दैट इज इक्वल टू 20 टर्न्स। यहाँ से आपको I2 क्या फाइंड होगा? सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस्ड करंट, it will be I1 that we have taken 20 ampere, so this is 20 into N1 is 10 and N2 we have taken 20। देखिए नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल का ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? दिस इज़ 20 कैंसिल एंड I2 इज़ 10 एम्पियर। देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, इनपुट के तौर पर हम लोगों ने, यस दिस इज़ 1, हमने 20 एम्पियर का यूज़ किया और जो आउटपुट मिला हमें 10 एम्पियर मिला। तो देखिए आपके दिमाग में एक कंक्लूजन सामने आया होगा कि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि 1 है आपका 10 टर्न्स और सेकेंडरी है सेकेंड जो कॉइल आप देख पा रहे हैं उसमें 20 टर्न्स है। टर्न्स अगर आप बढ़ाते हैं तो करंट जो आपको मिलता है सेकेंडरी कॉइल में वह डिक्रीज करती है उसी प्रोपोर्शन से जिस प्रोपोर्शन में इसका EMF इंक्रीज करता है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दूं
तो क्या होगा, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इसको घटा दूँ तो ऑब्वियस है ये जो 20 एम्पियर है उससे ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। आप आसानी से इसको देख सकेंगे। तो ये बताने का बस यही मतलब है कि जब भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाते हैं सेकेंडरी कॉइल में तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ उसी प्रोपोर्शन से बढ़ता है और कॉरस्पॉन्डिंग करंट उसी प्रोपोर्शन से घटता है। अब आपको क्या कराना है वो हम डिपेंड करता है, आप करंट को बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं। और इसके पीछे और भी काफ़ी डिटेल्स बातें करेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में इतना ही है, एफिशिएंसी तक ही हम लोग बात कर रहे हैं। और अदरवाइज़ आपको और भी समझना होगा कि कब हम लोग स्टेप अप करते हैं, कब हम लोग स्टेप डाउन करते हैं और किस तरह से ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो पर मैं डिस्कशन करूँगा। फ़िलहाल एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी का मतलब जितना आपने पावर दिया उसका कितना पावर आपको आउटपुट मिला, क्योंकि आइडियल 100% उतना आसान नहीं है, कुछ एनर्जी तो लॉस होते ही हैं। लेकिन एफिशिएंसी को हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसके कंपेयर में जो भी हमें मिलेगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एंड यू विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर।